चलिए चलिए तो हम लोग अपना इनऑर्गेनिक का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, कुछ बैचेस में मैंने पढ़ाया, कुछ बैचेस में यस सर ने पढ़ाया है। तो केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ा दिया गया है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दिया गया है। अब इनऑर्गेनिक के जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये मेरा जो ये लेक्चर है वो सारे बैचेस के लिए है, चाहे वो इवनिंग का हो, चाहे मॉर्निंग का हो, चाहे जिसमें मैंने पढ़ाया है या इसमें मैंने नहीं पढ़ाया। तो दोस्तों हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग हाल फिलहाल में नहीं पढ़ा तो एक बार मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज कर लें। केमिकल बॉन्डिंग के जो की कॉन्सेप्ट्स थे, साइज वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स थे, उन सब कॉन्सेप्ट्स को देख लें क्योंकि वो इसमें बहुत इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के। हाइड्रोजन हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन से क्वेश्चन आने बंद हैं, हाइड्रोजन से क्वेश्चन नहीं आते, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। देखिए एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उसमें दो ग्रुप पाया जाता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2। और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग के जो ग्रुप्स होते हैं ये उनमें से एक हैं। तो देखिए ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं उनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, इलेक्ट्रॉन की जो उसमें अरेंजमेंट है जनरली, वो एक ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो NS1 होती है और इसमें NH2 होती है। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं दोस्तों? ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रेंशियम भी है। ठीक है, लेकिन फ्रेंशियम जो है वो दोस्तों रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। ये जितनी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री है जिसमें सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन से डील होती हैं। तो फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से हम फ्रेंशियम का अध्ययन इस लेक्चर में नहीं करेंगे। बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की दोस्तों। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2, जो कि हम सबको मालूम है, हम लोग 10th से पढ़ते आए हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि इसमें रेडियम ग्रुप 2 का और फ्रेंशियम ग्रुप 1 का, ये दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से हम इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बात ये है अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि दोस्तों इनके जो ऑक्साइड होते हैं उनका जो वाटर में सोल्यूशन होता है वो अल्कली होता है, मतलब बेसिक इन नेचर में होता है। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोस्तों इसका ऑक्साइड भी बेसिक होता है और साथ में ये अर्थ में एबेंडेंस अमाउंट में पाया जाता है। अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के क्रस्ट में एबेंडेंस अमाउंट में पाया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं इसमें बेरिलियम की दोस्तों। अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो बेरिलियम है, बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये अल्कली अर्थ मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक को डिस्प्रूव कर रहा है। जो अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स के जो प्रॉपर्टी होती है कि इनके ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक होंगे। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टी को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या? बेरिलियम का एम्फोथेरिक होना। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों? रिड्यूस करने की पावर। ठीक है, रिड्यूस होने की पावर। तो लिथियम जो है दोस्तों, लिथियम लाइटेस्ट मेटल होता है, और लिथियम जो होता है सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या? लिथियम पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हम अगले स्लाइड की तरफ, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है रेडियाई, मतलब साइज, एटम का साइज। तो दोस्तों हम ये हमेशा से जानते हैं कि मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर एक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नए नए शेल्स ऐड होते जाते हैं, n+1 n+2 ऐसे करके सेल्स ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो जब जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं बल्क में, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे, तो जो साइज होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये मैं दोनों को जनरल बात कर रहा हूं दोस्तों, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की अलग अलग कोई मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये आज हमारा पहला लेक्चर है। अभी इस ब्लॉक में आपको 2-3 लेक्चर और पढ़ने हैं। तो चलिए रेडियाई में देखिए, मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन द शेल। साइज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से सेल्स की संख्या इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से अल्कली अर्थ मेटल और अल्कली मेटल्स की साइज इंक्रीज करती है। अब बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल इज स्मॉलर देन अल्कली मेटल। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं दोस्तों वो अल्कली मेटल से
छोटे होते हैं। अब ये आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो जो साइज होता है, साइज डिक्रीज करता है, और अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज। तो पीरियड में साइज डिक्रीज होने का रीजन होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, न्यूक्लियस का और स्ट्रांग होते जाना। ये रीज़न होता है कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं दोस्तों, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियस का जो पावर होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो इंक्रीज करती है। ठीक है, ये बात हो गई। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों को मालूम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो दोस्तों मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो मेटालिक आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। और क्यों डिक्रीज होती है दोस्तों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में साइज जो होता है वो क्या करता है, बढ़ता है। जो साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्शन है, जो बॉन्डिंग थी वो वीक होगी, और जब ये बॉन्डिंग वीक होगी उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने में। और मेटल का क्या काम होता है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा दोस्तों, आपका मेटालिक प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखिए ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है आपका मेटल्स का, वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या करता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल। AEM का मतलब अल्कली अर्थ मेटल। पहला आयोनाइजेशन एनर्जी जो अल्कली अर्थ मेटल का होता है वो ज़्यादा होता है अल्कली मेटल से। क्यों ज़्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि NH2 होता है अल्कली अर्थ मेटल का, और NS1 होता है अल्कली मेटल्स का। तो अल्कली अर्थ मेटल के केस में दोस्तों जो ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा पावर लगानी होगी। लेकिन इसी में अगला पॉइंट ये कहता है कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो अल्कली मेटल्स की ज़्यादा होती है दोस्तों। क्योंकि अगर NS1 है और अगर उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कि वो शेल कंप्लीटली खाली हो गया। अब जो आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे उसके अगले पिछले सेल से। तो यहां पे क्या होता है कि एक शेल में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं और अल्कली अर्थ मेटल में NS1 अभी भी बचा होता है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, जिसकी वजह से अल्कली मेटल्स का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो अल्कली अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ये हमने पढ़ा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। मैंने अपने सारे लेक्चर्स में चिल्ला के बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे, एक ग्रुप का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है दोस्तों। यही मैंने आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, उसके केमिकल बॉन्डिंग के आप लोग लेक्चर्स के नोट्स देखिए, उसमें मैंने ये चीज़ साफ साफ लिखाई थी। तो जब ऊपर से नीचे आने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम लेकिन साइज इंक्रीज कर रहा है, तो साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी हम लोगों ने बॉन्डिंग में ये भी पढ़ रखा है कि किसी भी आयन का वाटर के साथ जो इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, और अगर वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट लेते हैं तो उसको बोलेंगे सॉल्वेशन। ठीक है, तो किसी भी आयन का वाटर के साथ जो इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, मैंने नोट्स में लिखा है। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों साइज के। यानी कि चार्ज जितना
ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उस आयन को सराउंड करेंगे। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उस आयन को सराउंड करेंगे, उसका साइज, हाइड्रेटेड साइज उतना इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए एक लिथियम प्लस है, एक सोडियम प्लस है। अब लिथियम प्लस और सोडियम प्लस में चार्ज तो दोनों पे सेम है, तो क्या डिसाइडिंग फैक्टर होगा हाइड्रेशन एनर्जी में? उस केस में डिसाइडिंग फैक्टर होगा दोस्तों आपका साइज। तो लिथियम का साइज सोडियम से छोटा है, तो हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? लिथियम का ज्यादा होगा। तो अगर आप लिथियम प्लस आयन को और सोडियम प्लस आयन को वाटर में डालते हैं, तो जो नेट साइज होगा, जो हाइड्रेटेड साइज होगा, वो लिथियम का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका हाइड्रेशन सोडियम के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात कर लिया हम लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी की। अब देखिए ऊपर से नीचे, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, नोट का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कली अर्थ मेटल इज वेरी हाई। अब क्यों हाई? पहली बात तो एल्कली मेटल से छोटा साइज होता है एल्कली अर्थ मेटल का, और एल्कली मेटल आयोनाइज होगा तो +1, एल्कली अर्थ मेटल +2। तो पहली बात तो एल्कली अर्थ मेटल का चार्ज ज्यादा, तो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से हाइड्रेशन ज्यादा, और साथ में एल्कली अर्थ मेटल का साइज जो है छोटा है, तो इन्वर्स रिलेशन में भी ये फेवरेबल है। तो जो एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं उनका हाइड्रेशन एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और यही रीज़न है कि जो एल्कली अर्थ मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स के जो हैलाइड होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इस केस में जो आयन होता है MgCl2 में Mg2+ आयन है, तो इसका साइज छोटा है, पहली बात तो चार्ज ज्यादा है, हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ एकोमोडेट ज्यादा अच्छे से करेगा। इसीलिए जितने ग्रुप 2 के हैलाइड्स होते हैं कुछ, उनमें हमेशा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। एक एक्सेप्शन अपने पास है LiCl2H2O का। अब देखिए लिथियम क्लोराइड, एल्कली मेटल्स का और कोई क्लोराइड हाइड्रेटेड नहीं होता, NaCl हाइड्रेटेड नहीं होता। क्या जो हम NaCl खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? NaCl.2H2O, NaCl.H2O? नहीं भाई, क्योंकि वो हाइड्रेटेड होते ही नहीं है, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं पाया जाता है। लेकिन लिथियम जो कि साइज, चार्ज तो उस पर 1 है, पूरे एल्कली मेटल्स के बराबर ही चार्ज है, लेकिन उसमें एक चीज़ उसकी फेवरेबल है दोस्तों कि उसमें उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से उसमें हाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, और बल्कि लिथियम प्लस आयन में जो आपका लिथियम प्लस आयन में आपका जो हाइड्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज। अब देखिए जैसे ये पहली बात तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया किस में जाता है? एल्कली अर्थ मेटल में के हैलाइड में, ना कि एल्कली मेटल के हैलाइड में। इस चीज़ को नोट कर लें मेरे भाइयों, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम जब ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स में, तो साइज इंक्रीज करता है, चार्ज सेम रहता है पर साइज इंक्रीज करता है, तो हाइड्रेशन डिक्रीज करेगा। हाइड्रेशन डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद दैट आयन डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला है कि व्हेन एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल and their compounds were shown in the flame characteristic color due to excitation of electron from lower energy to higher energy। अगर बहुत ही ज़रूरी बात है, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होते हैं कि दोस्तों जब इनको हम फ्लेम में इसको लगाते हैं, जब हम इनको आग में लगाते हैं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देखने को मिलता है। एक जो फ्लेम उठती है वहाँ से, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। हर एक एलिमेंट का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए बात यह है कि जब हम उसको हीट करते हैं ना, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जो कोई और इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको मिलती है एनर्जी। हीट से क्या मिलती है? एनर्जी। तो वो जिस अपने लोअर एनर्जी के स्टेट में होते हैं वहाँ से एक्साइट होकर हायर एनर्जी की स्टेट में चले जाते हैं। अब दोस्तों ये जो इस एनर्जी के लेवल से इस एनर्जी के लेवल पे अगर गया तो हीट एब्जॉर्ब करके गया,
और जब वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के लेवल से यहाँ पे वापस आते हैं ना, तो वही हीट को रेडिएट करते हैं, क्योंकि हमको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी लोगे मेरे भाई तो ऊपर चले जाओगे, लेकिन अगर नीचे आओगे ना तो उस एनर्जी को आपको रेडिएट करना पड़ेगा, आप उसको अपने अंदर रख नहीं सकते हो। और अगर रखोगे तो आपकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक सा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता भाई कि एनर्जी जो होती है उसका एक एक का हिसाब होता है। आपने एनर्जी ली, काम किया तो एनर्जी खर्च हुई, नहीं काम कर पाए जितनी एनर्जी का, वो आपके अंदर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में एसोसिएटेड रहेगी, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, ये भी है, मैं ऐड करना भूल गया। चलिए बात करते हैं। देखिए एक एग्जांपल है आपका, अगर सोडियम है, सोडियम को हीट करते तो जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो एक्साइट करके 3p ऑर्बिटल में चला जाता है। होता कहां पे है, 3p ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है एक्साइट करके, एक्चुअली में कहाँ होता है, 3s में होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद कर लो मेरे भाई, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही है ना सोडियम का। तो इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, 3s1 में। लेकिन जब हम उसको फ्लेम टेस्ट पे डालते हैं, जब हम उसके नीचे हीट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उसका एक्साइट करके 3p में चला जाता है। अब पहली बात तो 2s और 3p के बीच में एनर्जी का जितना डिफरेंस है उतना उसने एब्जॉर्व किया, गया हायर स्टेट पे, लेकिन जब वापस आएगा तो उसको वो रेडिएशन इमिट करना पड़ेगा। और वो जो रेडिएशन वो इमिट करता है दोस्तों, वो विजिबल रीजन की रेडिएशन होती है, इसीलिए अपने आंखों को दिखाई दे जाती है। अगर मान लीजिए अब देखिए, मान लीजिए अगर और ऊपर चला जाए, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके और ऊपर 6p में चला जाए मान लीजिए, ठीक है, तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब जब वो वापस आएगा तो जो रेडिएशन वो इमिट करेगा वो आपका विजिबल रीजन में नहीं पड़ेगा, वो यूवी रीजन में पड़ सकता है। तो यूवी रेस हमको दिखाई कहाँ देती हैं, लेकिन जब फ्लेम पे नॉर्मल फ्लेम टेस्ट पे रखोगे भाई साहब, तो वो 3s से 3p में चला जाएगा। और जब 3s से 3p में जाके वापस लौटेगा तो जो एनर्जी उसने ली थी वो एनर्जी वो क्या करेगा, इमिट करेगा, और वो हमको दिखाई देती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, नोट जहां है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान देना है। तो देखिए, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट शो फ्लेम टेस्ट, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। अब देखिए क्या है ना, बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज इतना छोटा सा है ना, बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज इतना छोटा है कि उसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है। आप हीट करेंगे तो वो एक्साइट होके, आप फ्लेम पे जितनी हीट दे रहे हैं उस हीट को एब्जॉर्ब करके वो ऊपर नहीं जा पाता भाई, क्योंकि न्यूक्लियस का बंधन उस इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा हीट कर देंगे, आप उसको एक्सट्रीम कंडीशन में हीट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन छूट के हायर लेवल पे जाएगा, लेकिन फ्लेम टेस्ट नहीं देगा, कलर नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको ज़्यादा आपने दिया तो वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व की ना, वो एनर्जी हाई होती है। जब वो वापस आके उसको रेडिएट करेगा तो वो जो वेवलेंथ होगा वो विजिबल रीजन की वेवलेंथ नहीं होगी। और अगर विजिबल रीजन की वेवलेंथ नहीं है भाई, तो हमारे और आपके इन नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। लिथियम के बारे में मैं सबसे पहले बात करता हूँ। लिथियम जो है दोस्तों, अगर उसको हम हीट करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वापस आएगा तो वो क्रिम्सन कलर का रहेगा, पोटेशियम वायलेट रहेगा, सीजियम ब्लू रहेगा, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड रहेगा, सोडियम गोल्डन येलो रहेगा, रुबिडियम रेड वायलेट रहेगा, कैल्शियम ब्रिक रेड रहेगा और बेरियम एप्पल ग्रीन रहेगा। ठीक है, तो ये कलर्स है दोस्तों, ये तो आपको याद करने हैं, क्योंकि ऐसे इसको अगर आपको देखना है तो आपको इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि इसमें कौन सा कलर आपको मिल रहा है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब अगले स्लाइड की तरफ, और रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं दोस्तों। रिड्यूसिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सबसे पहले ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने फिजिकल केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है। अगर भाई साहब किसी भी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो हो रहा है रिड्यूस। क्या हो रहा है? रिड्यूस।
किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो हो रहा है ऑक्सीडाइज। पहली बात, इलेक्ट्रॉन लिया तो रिड्यूस। अब इलेक्ट्रॉन क्या हवा में तो तैरते नहीं हैं, दूसरे किसी एलिमेंट के पास होंगे, तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन वो खुद रिड्यूस हो रहा है। लेकिन भाई जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो सामने वाले को तो रिड्यूस कर रहा है ना, तो वो एलिमेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल इलेक्ट्रॉन देने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत माहिर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन देने में माहिर है भाई, तो दे रहे हैं तो कोई ना कोई लेगा, जब कोई लेगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए बात ये है कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेपर फेज में। वेपर फेज का मतलब है दोस्तों, अब ये वेपर फेज, ये आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी है आपको, आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर की, कि ये वेपर फेज और वाटर फेज में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन मैं हल्का फुल्का आपको ज्ञान दे देता हूँ। वेपर फेज की अगर बात करेंगे तो सीजियम जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो किसकी होगी, सीजियम की। अब क्यों, कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, जो इजीली दे देगा, ठीक है। कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, जो इजीली दे देगा। अब देखिए इजीली कौन दे रहा है, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी देनी पड़ रही है, वो कौन है, वो है आपका सीजियम। सीजियम जो होता है दोस्तों वो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है, मैं अपने क्लासेस में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मैंने हजारों बार कम से कम अपने क्लास में बताया होगा। अब चलिए बात करते हैं, सीजियम को रिड्यूस करना है, सबसे कम एनर्जी जहाँ देनी पड़ेगी वो रिड्यूसिंग हो जाएगा। मान लीजिए दो बंदे हैं, एक जो है दो, अब यहाँ पे हमको कंपेयर कर रहा है दानी कौन है, तो एक आदमी है जो एक दो बार बोलो कि भाई पैसे दे दो तो पैसे निकाल के दे रहा है, ठीक है। दूसरा है थोड़ा मुश्किल से दे रहा है, वो थोड़ा कंजूस है, तो कौन अच्छा दानी हुआ, वही जो पैसे तुरंत निकाल के दे रहा है, ठीक है। ये तो बात हो गई तब की जब हमको कुछ भी उन दोनों दानियों के बारे में, जिनको हम दानीपन के कंपेयर कर रहे हैं, उनके हमें घर बार के बारे में नहीं पता है, उनके हमें स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, भाई साहब वो कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, जॉब कितनी महंगी करते हैं ये हमको नहीं मालूम है। तो इसीलिए वेपर फेज का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको आयन बनाने से मतलब है, और आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है। सिर्फ क्या बनाना, आपको आयन बनाना है। तो सीजियम सबसे इजीली सीजियम प्लस में कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल के फेंक देता है। अब लेकिन और भी चीज़ें होती हैं, अगर आप मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं पैसे अगर मेरे पास हैं भी, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मुझे आपको पैसे देने चाहें कि नहीं देने। मैंने आपको पैसे दे दिए, मैं भिखारी हो गया, ठीक है, मैं भिखारी हो गया, तो फिर पैसे देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाँ मैं इजीली पैसे देता हूँ आपको, मान लीजिए मैं इजीली पैसे दे देता हूँ, लेकिन अगर वो पैसे देने के बाद अगर मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं खाने के भी, तो ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, मुझे एक बार सोचना चाहिए। तो अब बात आती है एक्वस मीडियम में, जनरली बात कर रहे हैं, एक्वस मीडियम में अब बात आती है कि एक्वस मीडियम में कौन ईजिली देगा भाई, क्योंकि कोई रिएक्शन करा रहे हो तो उसके लिए सॉल्वेंट का होना तो ज़रूरी है। तो वाटर एक सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ज़्यादातर चीज़ों में वाटर को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये बात ये है कि अब देखिए मान लीजिए दो दानी हैं, ये दो दानी है भाई, ठीक है। ये दानी, ये वाले जो दानी भाई साहब हैं ये बहुत इजीली पैसा दे देते हैं, ये वाले दानी भाई साहब इजीली पैसा नहीं देते हैं। इनके मन में मतलब ये थोड़े कंजूस हैं। लेकिन बात ये है कि जब हम इनके घर बार को सबको स्टडी किए ना, तो हमको ये चीज़ पता लगा कि ये दानी भाई साहब पैसा दे के एकदम कंगाल हो जाते हैं, लेकिन ये इनका परिवार मजबूत है, इनकी नौकरी बहुत अच्छी है, 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ये भाई साहब 30,000 रुपये महीना कमाते हैं। तो क्या होगा, अगर इसने अपना पैसा दे दिया आपको, ठीक है, तो ये भूखमरी के शिकार हैं। लेकिन अगर इसने अपना पैसा दे दिया तो इसको काउंटर करने के लिए इन भाई साहब के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देते मुश्किल से पैसा है, लेकिन पैसा देने के बाद इनकी हालत अच्छी रहती है, स्थिर रहती है, इनकी नहीं रहती है। वैसे ही केस है दोस्तों, जब वाटर में डालते हैं ना, तो वाटर में क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो आयंस में टूट जाता, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब लिथियम और सीजियम सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन दिया तो सीजियम में ने,
लिथियम ने बहुत बुरी तरीके, लेकिन लिथियम इलेक्ट्रॉन देने के बाद जब Li+ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके अंदर जो हाइड्रेशन होता है ना दोस्तों, वो मैक्सिमम होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से उसके अंदर जो हाइड्रेशन होता है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके का होता है, जिसकी वजह से लिथियम जो है वो एक्वस मीडियम में जनरली स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ना कि सीजियम है। ठीक है, तो अब देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो आपके पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत तत्पर हैं। ठीक है, तो अगर आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन लेने वाले किस्म के हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं, आप इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं। तो रिड्यूसिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कि केमिकली नहीं देखी जाती है, फिजिकली देखी जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी, विजिबल प्रॉपर्टीज। तो चलिए बात करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर सॉफ्ट ड्यू टू देयर वीक मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटालिक देखिए, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बारे में पढ़ाया था, उसमें मेटालिक बॉन्ड पढ़ाया था, वॉन डेर वाल फोर्सेस पढ़ाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया था, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। याद होगा आपको। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस। अब देखिए, अब बात ये है दोस्तों कि जो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने स्ट्रांग होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। अब देखिए बात ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वैलेंस शेल में वो कम होती है। अल्कली मेटल में 1 होती है, अल्कली अर्थ मेटल में 2 होती है। तो इनमें मेटालिक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो मेटालिक बॉन्डिंग तो इसमें कम होती है, तो मेटालिक बॉन्डिंग कम है, यानी कि दो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत वीक होता है। तो हल्का सा हीट करोगे तो गैस बन के उड़ जाएंगे। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल और हार्डर। अब देखिए एल्कली अर्थ मेटल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एल्कली मेटल में 1 है, तो एल्कली अर्थ मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, एल्कली अर्थ मेटल ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा उनका। ठीक है, चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भाई हमारे सारे भाई लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, फिजिक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बहनों का भी फिजिक्स बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे बायो के हो, इंटरेस्टिंग होता है फिजिक्स। तो उसी इंटरेस्टिंग फिजिक्स का एक पॉइंट उठा के मैं आपके सामने ला रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए हमारे चहेते वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना किसके लिए जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। लेकिन भाई साइंस के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है नोबेल प्राइज, जो कि स्वीडन में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज मिलता है आपको प्रैक्टिकल डिस्कवरीज के लिए, थ्योरीज के लिए नहीं, सबसे पहली चीज़ ये। इसीलिए मैथमेटिशियंस को नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। ठीक है, मैथमेटिशियंस को नोबेल प्राइज़ इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो लोग सारी थ्योरेटिकल चीज़ें करते हैं। ठीक है, वो किसी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ों को वो नहीं बढ़ावा देते हैं। वो उनका जो होता है, उनका जो भी इक्वेशन होता है, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स के बिना दुनिया चल सकती है, क्योंकि दोस्तों उनके इक्वेशंस के पे ही बेस्ड ये फिजिसिस्ट जितने हैं ये सब जाके नोबेल प्राइज़ उठाते हैं। ये बात आपको कान खोल के सुन लेनी है। मेहनत मैथमेटिशियन करता है और उसके रिसर्च को, उसके फाइंडिंग्स को इस्तेमाल करके एक फिजिशियन उसको प्रैक्टिकली दर्शा के जाता है, नोबेल प्राइज़ घसीट लेता है, और हमारा मैथमेटिशियन नोबेल प्राइज़ नहीं जीत पाता है। पर मैथमेटिक्स जो है वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स पे बात करते हैं। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, ये एक थ्योरी थी, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। प्रैक्टिकल प्रूफ वो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो जिस टाइप की थ्योरी थी, स्पेशल थ्योरी थी, बहुत बड़ी थ्योरी थी। लेकिन आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया, बाद में दिया गया, वो भी किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे मेन काम किया था जो उन्होंने, जिसके लिए उनको स्वीडन से नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आप देखिए क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि मेटल के सरफेस पे फोटोन गिरता है। फोटोन क्या है? लाइट का एक यूनिट है। ठीक है,
मेटल के सरफेस पे फोटोन गिरा। फोटोन किस चीज को दर्शाता है भाई? फोटोन दर्शाता है एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ अर्थ क्या है? सनलाइट ही तो है। अल्टीमेट सोर्स क्या है? हम मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन भी हैं, हम मान लीजिए चिकन भी खाते हैं, हम मान लीजिए बकरे भी खाते हैं। आप बोलेंगे कि हमारा सोर्स बकरे हैं, हमारा सोर्स लाइट नहीं है, तो भाई आप बकरे को खाते हैं। बकरा खाता है पेड़ पौधों को, अब पेड़ पौधा बिना सनलाइट के अपना फूड को नहीं बना सकता है। तो अल्टीमेट सोर्स लास्ट में अगर आप जाएंगे उस चेन को पकड़ के तो आपको सनलाइट ही मिलेगा। तो सनलाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। तो दोस्तों मेटल के सरफेस पे लाइट गिरे और उसका एक इलेक्ट्रॉन निकले। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मान लीजिए वो जो सनलाइट गिरी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दे देती है, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे ऑब्जर्व होगा। तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं वो गुड फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। इसका पीछे का रीजन ये है भाई, क्योंकि उनकी मेटालिक प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उनका आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखिए बात है इसमें कुछ लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अब ये ऊपर के एलिमेंट्स हैं तो इनका साइज छोटा होता है, तो इनके अंदर, अब मैंने आपको बताया भी था कि लिथियम जो है वो आयनिक कंपाउंड्स इजीली नहीं बनाता है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देता है, तभी ना आयंस में नहीं बनेगा तो आयनिक कंपाउंड कहाँ से बनाएगा। तो जो लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं दोस्तों, इनका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? वही जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, अब जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, वो मिनिमम एनर्जी जिससे वो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलकर सरफेस की तरफ आ जाएं उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों ये आयनाइजेशन पोटेंशियल के। तो लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका वर्क फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं। आप देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो दोनों एलिमेंट होते हैं वो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं। ये पॉइंट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट जो होते हैं वो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होकर इंटेंस ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं। इंटेंस ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होके, और ये कंडक्टिंग नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? कंडक्टिंग, मतलब इस सॉल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो पास होगी। और पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। अब देखिए क्यों होता है? बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन को मेरे भाई जितनी बार अंडरलाइन करना है कर लो, ये एस ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं पूरे एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ये जो दोनों शब्द हैं वो पूरे एस ब्लॉक के सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब अमोनिएटेड कैटायन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई आयन है, ठीक है, आयन है Na+, अगर उसके चारों Na+ को, अगर मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल कोई भी पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट वाटर का ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, अगर Na+ को ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट घेरने लगता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम प्लस। तो यहाँ पे जो सोडियम प्लस है वो क्या है? हाइड्रेटेड है। अगर इसके वाटर को हटा के कोई और सॉल्वेंट कर दें तो बोलेंगे सॉल्वेटेड, और अगर सॉल्वेंट की जगह पे हम अमोनिया यूज कर देंगे तो अमोनिएटेड। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सोडियम को जब डालते हैं ना अमोनिया में तो वो तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कम होता है, क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। वो इलेक्ट्रॉन जब निकला ना मेरे भाई, तो वो NH3 में इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, भाई फंडामेंटल यूनिट है नेगेटिव चार्ज का, तो अमोनिया में नाइट्रोजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये अमोनिया क्या करता है, अमोनिया का पॉजिटिव पार्ट क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को सराउंड करने लगता है, और उसी को बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सिस्टम से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? M का मतलब है एल्कली मेटल्स और X का मतलब है एल्कली अर्थ मेटल। जब हम किसी मेटल को अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनता है दोस्तों अमोनिएटेड कैटायन। ठीक है, मेटल सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो M+ और E में, अब इलेक्ट्रॉन को अमोनिया का पॉजिटिव पार्ट सराउंड कर लेता है और इस मेटल कैटायन को अमोनिया का नेगेटिव पार्ट सराउंड कर लेता है, और एक कॉम्प्लेक्स जैसा फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और अमोनिएटेड कैटायन। ठीक है, और सेम यही केस है दोस्तों एल्कली अर्थ मेटल के साथ भी।
अब देखिए ये भी पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस पे नीट वगैरह में भी क्वेश्चन आया है कि द सॉल्यूशन इज ब्लू बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन। अब वो सॉल्यूशन जो होता है वो विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर दोस्तों हम उस सॉल्यूशन को थोड़ी देर ठहराव में छोड़ दें, स्टैंडिंग पोजीशन पे छोड़ दें, मतलब उसमें स्टेर वगैरह कुछ ना करें, तो कलर जो होता है वो फेड अवे हो जाता है और हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट होती है। ठीक है, अब ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर हम मेटल को डिसॉल्व करते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो M+ और इलेक्ट्रॉन माइनस और साथ में अमोनिया मौजूद है। अब क्या होता है अगर इसको हम कुछ देर तक खुला छोड़ देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे के H2 के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, और अगर यहाँ से H+ चला गया तो ये क्या बचा, NH2- बचा। ठीक है, ये अगर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक जिन्होंने मुझसे पढ़ी है वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर है। अब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये डाल देगा नाइट्रोजन के ऊपर। जब ये नाइट्रोजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये H+ बन गया। अब H+ ये इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना देगा, H नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये दूसरे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ मिलके H2 के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। लेकिन ये क्या बचा, ये बचा दोस्तों आपका NH2-। एक आयन है, एक आयन मेटल का अपने पास पहले से मौजूद है, तो M+ और NH2- मिलके क्या बना देंगे, मेटल एमाइड। सिंपल सी बात है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन तो गया, जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ था वो तो गया, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन गया तो कंडक्टिंग पावर चली गई, कंडक्टिंग पावर चली गई तो कलर इसका क्या हो गया, फेड हो गया। ठीक है, देखिए अब अगर मान लीजिए जो सॉल्यूशन है हम वो कंसंट्रेटेड बनाते हैं, यानी कि जो अमोनिया है, अमोनिया में हम ज़्यादा, लिक्विड अमोनिया में ज़्यादा मेटल, अगर 3 मोलर के आसपास का सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो कलर होता है दोस्तों वो ब्लू से कॉपर ब्रोंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लस्टर। ठीक है, मेटल क्या होता है, जो उसमें आयंस हैं, अब वो आयन भी क्या करते हैं, मेटल जो होता है वो एग्रीगेट बनाने लगता है। एग्रीगेट बनाने की वजह से वो क्या होता है, कॉपर ब्रोंज कलर का हो जाता है और उसमें एक मेटालिक लस्टर हो जाता है। क्यों, क्योंकि मेटल का क्लस्टर उसमें बन रहा होता है। ठीक है, देखिए अब उसी का अगला पॉइंट है, ऑन इवोपरेशन ऑफ एल्कली मेटल सॉल्यूशन वी कैन ऑब्टेन मेटल आयन। अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एल्कली मेटल आयन, एल्कली मेटल का, अगर एल्कली मेटल का जो अमोनिया में सॉल्यूशन था उसको अगर हम इवोपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी कैन ऑब्टेन मेटल आयन। तो अमोनिया पूरा निकल जाएगा, हमको सिर्फ मेटल आयन फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हम एल्कली अर्थ मेटल को इवोपरेट करेंगे तो हमको अमोनिएटेड मेटल आयन मिलेगा। ठीक है, अमोनिएटेड मेटल आयन क्यों मिलेगा दोस्तों, देखिए अगर मान लीजिए M+ यानी कि एल्कली मेटल्स और X2+ यानी कि एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, तो जब हम इसके सॉल्यूशन को, अमोनिया के सॉल्यूशन को इवोपरेट करेंगे तो अमोनिया पूरा उड़ जाएगा। लेकिन इस केस में दोस्तों अब जैसे कि अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनके और इनके बीच में जो सॉल्वेशन होगा वो ज़्यादा होगा, तो इस केस में ये चिपक के रह जाएगा और यहाँ पे आपको अमोनिएटेड मेटल आयन प्राप्त होगा और एल्कली मेटल में क्या प्राप्त होगा आपको, सिंपल मेटल कैटायन। ब्लू सॉल्यूशन और पैरामैग्नेटिक, जो ब्लू सॉल्यूशन था, ठीक है, जो स्टार्टिंग में वो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो डायमैग्नेटिक, जो कि कॉपर ब्रोंज कलर का होता था, वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब ये रिएक्शंस देख लेते हैं। अब ये रिएक्शन आज हम लोग सिर्फ स्टार्ट करेंगे दोस्तों, सिर्फ आज के लेक्चर में हम रिएक्शन सारे पढ़ेंगे नहीं। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ O2। तो जो एल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो सबसे पहले M2O बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव, मेटल एल्कली मेटल के ऊपर 1 निगेटिव, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, M2O बनाएंगे, जैसे Na2O। लेकिन अगर उसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो Na2O2 या M2O2 यानी कि परऑक्साइड बनाएंगे, और अगर उसको और हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो वो MO2 बनाएगा, यानी कि सुपर ऑक्साइड। और MO2 में जो ऑक्सीजन है दोस्तों उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होता है। ठीक है, वहीं लेकिन एल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं वो अगर उनको हम सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, XO यानी कि MgO, और अगर और हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डालेंगे तो वो पर ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए साइज की बात करें, नॉर्मल ऑक्साइडों की साइज की बात करें दोस्तों तो नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है उसमें उसका साइज सबसे छोटा होता है, फिर पर ऑक्साइड का साइज होता है और फिर सुपर ऑक्साइड का साइज होता है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें दोस्तों तो O2-, अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं ऑलरेडी, तो ये क्यों जाएगा
किसी और से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होती है और सुपर ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा होती है। तो जो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होते हैं वो इसी वजह से किसकी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की भूख शांत नहीं हुई होती है और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में जब किसी से निकाल लेते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो होता है, पर ऑक्साइड और ऑक्साइड जो होता है दोस्तों वो डायमैग्नेटिक और कलरलेस होता है, लेकिन आपका जो सुपर ऑक्साइड होता है O2-, ठीक है, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब ये देखिए लार्जर एनायंस आर स्टेबलाइज्ड। अब देखिए क्या है, बात ये है कि जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो आयन अगर बड़ा है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो मेटल का कैटायन लगेगा वो उसी के साइज का होना चाहिए। इसी वजह से ये जो अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल के नीचे की तरफ वाले जो कैटायंस होते हैं वो सुपर ऑक्साइड ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि सुपर ऑक्साइड का साइज बहुत बड़ा होता है और उसको सिर्फ एक बड़ा मेटल कैटायन ही अपने साथ बांध के रख सकता है। ठीक है, अब ये आखिरी पॉइंट है, देखिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ एल्कली मेटल्स। अगर हम एल्कली मेटल्स में नीचे की तरफ आएंगे तो टेंडेंसी टू फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीज। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर से नीचे आते हैं तो कैटायन का साइज बढ़ेगा, और पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड से बड़े आयन होते हैं, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो साइज होगा वो कंपेरेबल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो Li2O होता है लिथियम ऑक्साइड में बहुत ही अगर लिथियम ऑक्साइड को हम देखेंगे तो उसमें बहुत ट्रेसेस ऑफ पर ऑक्साइड होते हैं, लेकिन अगर सोडियम ऑक्साइड में दोस्तों हमको सोडियम पर ऑक्साइड भी मिल जाएगा, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में हमको तीनों तरीके का ऑक्साइड जो होता है वो पाया जाएगा। और अल्कली अर्थ मेटल जो होता है वो तो सुपर ऑक्साइड बनाते नहीं है, हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बेरिलियम जो होगा वो सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा, पर स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो होते हैं दोस्तों वो पर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर हम लोगों ने बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी और ट्रेंड्स पढ़ लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग एस ब्लॉक के सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।